बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। बेसिकली आपका जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम रखा गया है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से संबंधित आपके फिजिकल एजुकेशन के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे मिड टर्म का हो, प्री बोर्ड का हो, बोर्ड का एग्जाम हो, मेनली बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके वीडियो बनाई जा रही है। तो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकल सकते हैं, और वे क्वेश्चन बच्चों जो आपके इस चैप्टर से हर बार पेपर में पूछे जाते हैं पिछले कई साल में, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिपीटेड है, उन क्वेश्चन को इस वीडियो में एकदम आसान से आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है बच्चों, सभी क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो अराउंड 40 से 45 मिनट तक का बनेगा, बट आई एम 110% श्योर कि यदि आपने आज का हमारा ये सेशन कंप्लीटली एपिसोड कंप्लीट एंड तक देख लिया तो आपकी फिजिकल एजुकेशन के लिए चैप्टर नंबर 7 की एकदम बढ़िया और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा इंट्रो। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ये 4 मार्क्स में भी। ठीक है, इवन 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में तो नहीं आएगा ये वाले। ठीक है, 2 या 3, 2 3 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके, क्वेश्चन है कि नियमित व्यायाम करने से हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम डेली बेसिस पे व्यायाम करते हैं तो इससे हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आइए भाई मसल्स को देखते हैं। बेसिकली देखो, जब व्यायाम की बात कर रहे हैं और वो भी किस पर, मांसपेशियों पर प्रभाव की, तो इसमें आप अपनी तरफ से बना के भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आपको करना है क्या, देखिए सबसे पहला क्या करना है, आपको बताना है कि मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, मांसपेशियों का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, साथ ही दूसरा क्या है कि मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा मिलती है, और तीसरा है मांसपेशीय सहन क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए तीनों मांसपेशियों के संबंध में ही है, तो क्या क्या होता है, सबसे पहला आकार बढ़ने लगता है जिससे आपका जो शरीर है वो पतले से मोटा होने लगता है, यानी कि आप तंदुरुस्त होने लगते हैं। ठीक है, आपके शरीर को अधिक ऊर्जा मिलने लगती है जिससे आप और भी अधिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आपके बॉडी की जो सहन क्षमता होती है, आप जब व्यायाम करते हो तो आपको शरीर को कई तरीके से लचक देनी पड़ती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके हर एक बॉडी का पार्ट, हर एक मांसपेशी को सहन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक, तो ये 3 हो गए आपके एकदम सिंपल सिंपल से, आकार, ऊर्जा, सहन क्षमता। चौथा यहाँ पे है कि पोषक तत्व भंडार में वृद्धि। आप देखेंगे कि एक जो आलसी व्यक्ति जो हमेशा बैठा रहता है उसको आप ज्यादा पोषक तत्व वाला या फिर कैलोरी वाला भोजन दोगे तो वो उसको नुकसान करेगा। ठीक है, उसमें फैट बढ़ा देगा, फालतू में मोटापा कर देगा। लेकिन यदि आप व्यायाम करते हैं डेली बेसिस पे तो आपको अच्छे खासे पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, ये चीज आती है। पांचवा ये है कि आपकी जो बॉडी है उसमें अत्यधिक पावर आने लगती है, आप जो है और ज्यादा गति से अपना कार्य करने लगते हो। ठीक, छठा है यहाँ पे कंकाल पेशी अतिवृद्धि। सातवां है वसा में कमी आती है, अत्यधिक वसा पर नियंत्रण। बेसिकली वसा में कमी यानी कि जो आपके अंदर मोटापा होता है, ठीक है ना, उसको ये आने नहीं देता है, अगर है भी तो उस पर नियंत्रण कर देता है या फिर कम कर देता है। ठीक है, आठवां है प्रतिक्रिया में सुधार। बेसिकली जैसे आपको कहा जाता है कोई भी कार्य करने के लिए या फिर आपके सामने कोई बेसिकली कोई मुसीबत आती है तो आप उसके प्रति एकदम तुरंत उस पर क्रिया कर सकते हो। ठीक है, और नौवां है आसन विकृतियों में सुधार, यानी कि आपको किसी तरीके की कोई आसन की विकृति है तो उसमें आपको सुधार मिलता है। ठीक है ना, तो ये सभी पॉइंट है, आप इन सभी को इजीली अपडेट आउट कर लीजिए। मैंने आपको समझा दिया एकदम अच्छे तरीके से। टोटल 9 पार्ट है, आप इनमें से कोई भी 7 से 8 याद कर लेना। ठीक है, मिनिमम 7 तो कर ही लीजिएगा। ठीक, अब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इजीली यहां से पढ़ सकते हैं कि राइट द इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द मसल्स। तो क्या होता है, इंक्रीज मस्कुलर साइज, एनर्जी टू द मसल्स एंड इंक्रीज मस्कुलर एंडोरेंस, इंक्रीज न्यूट्रिशन स्टोरेज। तो ये सारे पॉइंट है, आप इनको पढ़ लेना। ठीक है ना, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, इंग्लिश में आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि अभी देखिए आगे चल के इसी क्वेश्चन को मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में समझाऊंगा 5 मार्क्स में अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी बस आप इतना समझो कि 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए कि खेल चोटों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे। बेसिकली खेल चोटों को हम टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला पार्ट होता है रगड़। रगड़ कब होता है, जब खुरदरी सतह के खिलाफ रगड़, यानी कि जब आप जो है कहीं पे बैठ जाते हैं, ठीक है, या जो आपकी जमीन है वो खुरदरी होती है या फिर आप जो दीवार है वो खुरदरी है, तो जब आप उससे रगड़ जाते हैं तब उससे जो चोट होती है उसको हम रगड़ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है गुम चोट। इससे क्या होता है, इससे ये चोट जो है वो हमारे शरीर के ऊपर नहीं दिखती है बल्कि ये शरीर के अंदर दिखती है। कैसे, क्योंकि इसमें जो रक्त कोशिकाएं होती है, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना,
वो क्या होता है, वो फट जाते एक तरीके से। इससे क्या होता है, क्षति जो है वो ऊतक के भीतर ही एकत्रित हो जाती है। ठीक है, ये दूसरी चोट हो गई। तीसरी चोट है बच्चों विदलना या फिर फटना। बेसिकली हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, जब उसमें किसी भी तरीके का कोई गहरा घाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं। और चौथा क्या है भाई, कि जब भी आपको किसी भी चीरा, यानी कि जब आपको किसी नुकीली चीज से कट लग जाता है उसको चीरा बोलते हैं। ठीक है, और सातवां आता है बेसिक सातवां नहीं, पांचवां है मोच, लिंगामेंट का फटना। आपने देखा होगा कि आपकी ये जो पैर होता है, ठीक है, और ये जो एड़ी होती है, यहाँ पे दो तरीके के लिंगामेंट्स होते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे से सट जाते हैं या फिर एक दूसरे के नीचे हो जाते हैं या फट जाते हैं, तो इससे क्या होता है, मोच आ जाती है। और छठा है खिंचाव, कंडरा का फटना बेसिकली। ठीक है ना, तो आगे चल के यही सभी मैं आपको 5 मार्क्स में अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि ये जो है वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है ना, टोटल 6 होते हैं। आगे चल के आपको मैं समझा दूंगा। क्लासिफाई स्पोर्ट्स इंजूरियस, तो रब, कॉन्ट्यूशन, स्प्रेड, टेंडन, कट विद द शार्प ऑब्जेक्ट, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, वेल यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, एकदम सिंपल सा है और आसान तरीके से मैं आपको समझा भी दूंगा, एकदम सिंपल सा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि भैया जो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच जो तंतु है इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फास्ट यानी कि सफेद ट्विच तंतु और दूसरे होते हैं स्लो यानी कि लाल ट्विच तंतु। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें अंतर बताइए, यानी कि विशेषता लिखिए। तो पहले हम बात करते हैं फास्ट के बारे में। तो फास्ट जो होते हैं ये ऐसे तंतु होते हैं जो गति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, किन क्रियाओं के लिए, गति क्रियाओं के लिए। और ये जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करते रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। ठीक, वहीं जो स्लो लाल होते हैं यानी कि स्लो ट्विच तंतु जो होते हैं ये सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। समझ में आया क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट है ये बेसिकली किसमें कार्य करते हैं, गति क्रियाओं के लिए कार्य करते हैं या फिर जाने जाते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन स्लो लाल जो तंतु हैं ये सहन शक्ति क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सफेद जो है ये ऐसे तंतु हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्य करते रहते हैं, लेकिन जो स्लो लाल है ये केवल और केवल अनुपस्थिति में ही कार्य करेंगे, ऑक्सीजन की तभी कार्य करेंगे। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस था, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से पढ़ सकते हैं कि क्लासिफाई द स्पोर्ट्स इंजूरियस। ठीक है, तो रब के बारे में एक सेकेंड, स्पोर्ट इंजूरियस नहीं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ ये रहा, डिफरेंशिएट बिटवीन फास्ट ट्विच एंड स्लो ट्विच फाइबर्स। तो फास्ट यानी कि व्हाइट फाइबर्स क्या है ये आप देख सकते हैं, एंड स्लो रेड विच ट्विच फाइबर्स जो है वो क्या है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा। अब एक क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली बच्चों 5 से 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 6 का तो आता नहीं खैर, और 4 से 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव लिखिए। ठीक है, एक तो ऐसा होगा कि आपको केवल उसके नाम लिखने होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको कुछ नाम लिखने होंगे और उनको पूरी तरीके से उनके प्रकारों को एक तरह से वर्णन करना होगा। ठीक है, तो वर्णन वाले क्वेश्चन को वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम जानते हैं कि केवल इससे लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ते हैं, बेसिकली बहुत सारे हैं, जिसमें से आप हृदय के संबंध में 3 याद रखेंगे। सबसे पहला देखो, हृदय की गति में वृद्धि होती है और हृदय दर में कमी होती है। ठीक है, हृदय अपनी अच्छी गति से कार्य करने लगता है और जो ऐसी गति जो खराब करती है हमारे बॉडी को उसको कम कर देती है। ठीक, दूसरा हमारा जो हृदय का आकार होता है और जो हृदय का वजन होता है इसमें वृद्धि करता है क्या, कार्डियो श्वसन संस्थान। जो जब हम ये कहते हैं तो इससे मतलब हमारा जो श्वसन तंत्र है उस पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं ये हम समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे हृदय की जो गति है, ठीक है ना, पहला हृदय की गति में वृद्धि होती है और साथ ही हृदय दर में कमी आती है। दूसरा ये है कि हमारे हृदय का जो आकार है, जो शेप होती है और जो वेट है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, साथ ही आपको हृदय से संबंधित कई प्रकार के जो जोखिम होते हैं, हार्ट अटैक या फिर दिल में छेद होने वगैरह, ऐसे कोई भी जो बीमारी है वो नहीं आती। ठीक, तीसरा यानी कि हो गया। चौथा है बीमारियों से बचाव। ठीक है, यानी कि हृदय से संबंधित जो बीमारियां होती है उससे बचाव मिलता है। ठीक, पांचवा ये है कि सहन शक्ति में सुधार, आपके हृदय की सहन शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, सिक्स्थ इज दैट कि रक्त प्रवाह तथा रक्त दाब में वृद्धि, यानी कि आपके शरीर का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो अच्छे से अपने सर्कुलेशन करना शुरुआत कर देता है। ठीक है, और अगर सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा होता है तो उसको और ज्यादा बना देता है। ठीक है, साथ ही सातवां शीघ्र क्षति पूर्ति दर, यानी कि आपको यदि किसी प्रकार की चोट लगती है तो ऐसे में ये जल्दी से जल्दी उस क्षति को पूर्ति कर सकता है। ठीक, और आठवां है श्वसन क्रिया दर में कमी। ठीक है, क्या होता है इससे,
श्वसन क्रिया दर में कमी होती है। 9वां ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति में वृद्धि, यानी कि आप जो है वो अपनी इच्छा शक्ति को और ज्यादा मजबूत बना पाते हो। ओके, एंड द 10th वन इज दैट कि डायाफ्राम और मांसपेशियों में मजबूती आती है। हमारे शरीर में एक डायाफ्राम होता है और हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनमें बहुत ज्यादा इन्हें मजबूती प्राप्त होती है। ओके, 10+1 इज दैट कि असक्रिय वायु कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर की कुछ ऐसी वायु कोशिकाएं होती है जो असक्रिय होती है, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होती है, तो वो सक्रिय होने लगती है। एंड 10+2 12 फेफड़ों और छाती के आकार में वृद्धि होने लगती है। ठीक है ना, तो ये कुछ है कि कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल से। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चन को आगे जाके 5 मार्क्स ऐसे पूछा जाएगा कि बीमारी से बचाव कैसे होता है, श्वसन क्रिया दर में कमी कैसे आती है, असक्रिय वायु कोशिकाएं कैसे होता है, क्षतिपूर्ति कैसे होती है। तो आगे चल के 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको एंड में समझाऊंगा। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देख सकते हैं कि राइट द इफेक्ट्स एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या क्या होता है भाई, इन संबंध में आप ये जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इन सभी को इजीली रीड आउट कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रकार के विस्थापनों को समझाइए। ठीक है, जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं और 2 तरीके के आपको समझाने, 2 प्रकार समझाने। ठीक है, जोड़ों का विस्थापन जिसे हम बेसिकली डिसलोकेशन भी कह सकते हैं, ये एक तरीके की चोट होती है। बेसिकली यह है जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ की सतहों का विस्थापन है, यानी कि हमारी जो जुड़ी हुई अस्थियां होती हैं, यानी कि एक तरीके से जो अस्थियां होती हैं, ठीक है, हमारे जो बोन मटेरियल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उनके जोड़ की सतहों का हटना होता है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको जब प्रकार समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले प्रकार है निचले जबड़े का विस्थापन। बेसिकली इसमें क्या होता है, सामान्यता यह तब होता है जब ठोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए, अधिक मुंह खुलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी किसी वस्तु से टकरा जाते, किसी दीवार वगैरह से, जिसमें आपकी ठोड़ी जो है वो वस्तु से टकराए, तो इससे क्या होता है, आपका जो मुंह होता है, ठीक है ना, उसका निचला जो जबड़ा होता है वो अंदर या फिर बाहर की तरफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो विस्थापित हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका मुंह है, ठीक है, ये आपका मुंह है, ठीक है, और आप इस किसी दीवार से यहाँ पे टकराते हो, तो किसी कारणवश आपका ये जो जबड़ा होता है ना, ये नीचे वाला जो जबड़ा है वो पार्ट थोड़ा अंदर की तरफ हो गया है इतना, ठीक है ना, ये पार्ट थोड़ा अंदर की तरफ हो गया है, तो इसी को बोलते हैं निचले जबड़े का विस्थापन। दूसरा है कंधे के जोड़ का विस्थापन। कंधे के जोड़ यानी कि ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं विस्थापन, कंधे के जोड़ का विस्थापन। इसका मतलब क्या है, कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक हो सकता है, झटके से हो सकता है, या फिर जब आप कठोर सतह पर गिरते हैं तब हो सकता है। ठीक है, इस चोट में ह्यूमरस का सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है, जिससे आपका एक कंधा, ये कंधा नॉर्मल है, ये कंधा थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, तो यही यहाँ पे दर्शाता है कि वो थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है कि जो अस्थियां होती है हमारी, उसके जोड़ों की सतह का विस्थापन है, मतलब हट जाना, या ठीक है, या ऊपर नीचे धस जाना, ये सारी चीजें होती है। ओके, वेल, इसी क्वेश्चन को जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहां से पढ़ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ जॉइंट्स एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। तो क्या क्या है, सबसे पहले जॉइंट डिस्प्लेसमेंट या फिर डिसलोकेशन का मीनिंग आप समझिए, एंड देन जो लोअर जो है एंड जो शोल्डर जॉइंट है, इनके डिसलोकेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट का यहां से समझिए। ओके, नाउ देखिए, अभी तक हमने अपने चैप्टर का अराउंड जो है वो 20 से 30% पार्ट कंप्लीट किया है, अभी बहुत हमारा बचा हुआ है। आप सभी को अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे फीडबैक देके जाएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और साथ ही आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज वगैरह भी कर सकते हो अपने डाउट के लिए, क्योंकि कई बार मैं आपको यूट्यूब पे रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं डेली बेसिस के। वेल, द क्वेश्चन नेक्स्ट वाज दैट कि कोमल उत्तक चोटों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, यानी कि कोमल उत्तक जो चोटें हैं इनका आपको वर्गीकरण करना है। तो बेसिकली ये चोटें कई प्रकार की होती है। ठीक है, खेल में कोमल उत्तक मांसपेशी तंतु, त्वचा, रक्तवाहिनी, इन सभी से लगने वाली चोटों को हम क्या कहते हैं, कोमल उत्तक चोटें कहते हैं। याद रखिए, कोमल उत्तक चोटें क्या होती हैं, ऐसी चोटें जो हमारे मांसपेशी तंतु से, त्वचा से या फिर रक्तवाहिनी आदि पर चोट लगती, तब हम बोलते हैं कोमल उत्तक। ठीक है, अब ये कई तरीके की होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि वही क्वेश्चन मैं आपको 5 नंबर में आगे चल के समझाऊं। तो सबसे पहले आती है बच्चों रगड़। ठीक है, रगड़ क्या है, ऐसी चोट जब खेलते समय या फिर शारीरिक क्रिया करते समय
नग्न त्वचा किसी खुरदरी सतह के गति संपर्क में आती है, जिसके कारण त्वचा की ऊपरी सतह का घर्षण होता है। आप जब कहीं खेल रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई सारी क्रिया कर रहे होते हैं, तो ऐसे में आपका वो भाग जो बेसिकली नग्न, यानी कि आपका जैसे हाथ है, तो वहां पे हमेशा आप जब खेलते तो हाफ टी शर्ट पहन के खेलते होंगे, ठीक है, तो उस समय वो जो आपका हाथ होता है जिसपे कपड़ा नहीं है, वो यदि किसी खुरदरी सतह से या फिर आप जो जमीन होती है उसी से टकरा जाए, तो इससे वो जो एक व्हाइट व्हाइट सा जैसे हो जाता है ना, कि सेल्स जैसे आपको दिखने लगता है, तो उसी को हम घर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है रगड़। एंड द सेकंड इज दैट गुमचोट। तो गुमचोट क्या होती है भाई? खेल में जब सीधे प्रहार पर कुछ वस्तु से बार बार शरीर के किसी भाग को आहत हो, तो त्वचा के ऊपरी भाग पर नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्निहित मांसपेशीय तंतु संयोजी ऊतक कुचल दिया जाता है, या किसी कठोर वस्तु व सतह से भी गुमचोट हो सकता है। बेसिकली देखो, कई बार क्या होता है कि आपको जब कोई सीधा प्रहार करे, यानी कि मान लेते हैं कि आप हंसी हंसी में जो है किसी से कह रहे हैं, आप जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, आपने किसी से बोला अरे तो 10 भी मारेगा तो भी मुझे दिक्कत नहीं होगी, और वो आपको मान लेते हैं कि आपके पेट पे 2-4 मुक्के मार रहे हैं, आप कहते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपके अंदर ही अंदर आपके त्वचा के ऊपरी भाग पर से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि नीचे नीचे जाके आपके जो मांसपेशीय तंतु हैं, जो संयोजी ऊतक है, उनको कुचल देगा। ठीक है, ये एक तरीके से आपके मांसपेशी के अंदर जो चोट लगती है उसको बोलते हैं, और ये एक तरीके से जब आप किसी ठोस वस्तु से टकराते हो तो उससे भी चोट लग सकती है। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पे आती है बच्चों विदरणा। ठीक है, तीसरी चोट है हमारी विदरणा। तो ये कब लगती है? बेसिकली जब त्वचा के ऊपर खुले घाव अथवा मांस के फट जाने या किसी तेज धार वस्तु के टकराने या किसी सतह से टकराने के कारण होती है। विदरणा क्या है? बेसिकली जब कभी आप किसी तेज धार वाली जो वस्तु है उससे टकरा जाते हैं, ठीक है, तो उससे चोट लगती है, या फिर किसी सतह से टकरा जाते हैं तो उससे चोट लगती है, या फिर त्वचा के ऊपर जो खुला आपका घाव होता है पहले से ही, ठीक है, वहां पे जो मांस फट जाता है उससे हम बोलते हैं विदरणा एक तरीके से। ठीक है, तो ये होता है। अब चौथा है भैया चीरा। चीरा क्या होती है? बेसिकली चीरे वाले घाव तीखी कटाव वाली चोटें होती है, यानी कि आपको जब भी चीरा वगैरह लगाया जाता है तो वो इसीलिए लगता है, या फिर कभी आपको गलती से लगता है, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चोटें होती है आपके लिए। जैसे कि आप कभी चाकू से या फिर टूटे हुए शीशे से खेल रहे हो और खेल खेलने में आपको चोट लग जाए, पहले तो खेलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पता है इससे चोट लग सकती है, तो कोई क्यों खेलेगा? ठीक है, तो इससे आपको चोट लग सकती है, तो यही इसी को हम बोलते हैं। इससे क्या होता है कि घाव के किनारे उस वस्तु की धार की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होते हैं, जिससे चोट लग जाती है। ठीक है, जैसे चाकू है, ठीक है, तो चाकू का जो एक साइड होता है ये धार वाला होता है, ठीक है, एक साइड बिना धार वाला होता है। गलती से आपने धार वाला पकड़ लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब एक नॉर्मल देखो, एक शीशा होता है जिसमें सेफ्टी क्रम लगा होता है चारों तरफ, लेकिन एक जो टूटा हुआ शीशा होता है उसमें तो भाई लगा नहीं होता, तो अब जिधर से भी पकड़ेंगे वो आपके हाथ को काट देता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि ये चीरा या घाव जिसको हम बोलते हैं। ओके, फिफ्थ मोच। बेसिकली अस्थिरज्जु में खिंचाव व फट जाने के कारण मोच लगती है। अस्थिरज्जु वे ऊतक होते हैं जो हड्डियों के जोड़ पर आपस में जोड़े रहते हैं। इसीलिए देखो होता क्या है, हमारे जो कंधे होते हैं, ठीक है, कंधों में, या फिर हमारी जो कोहनी होती है, ठीक, या फिर जो हमारी एड़ी होती है और जो हमारा घुटना होता है, ये पे ज्यादातर जोड़ पाए जाते हैं ना। तो ये जोड़ जो है बेसिकली जब यहाँ पे दो तरीके के लिगामेंट्स होते हैं, जब ये लिगामेंट्स आपस में हट जाते हैं, धंस जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, फट जाते हैं, तो इससे जो है ये मोच हो जाती है। ठीक है, छठा आता है भैया खिंचाव, यानी कि स्ट्रेस। बेसिकली मांसपेशी व स्नायु के खिंचाव या फिर फट जाने से, यानी कि हमारे शरीर के अंदर की जो मांसपेशी है या फिर जो स्नायु है उसके खिंच जाने से या फट जाने को बोलते हैं। स्नायु क्या? बेसिकली ये वे ऊतक होते हैं जो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ते हैं। इन ऊतकों में घुमाव तथा इनके खिंच जाने से इनमें तनाव पैदा होता है। बेसिकली खिंचाव का क्या मतलब है? खिंचाव का मतलब यह है कि हमारी हड्डियों को जोड़ने के लिए एक जरूरी होता है स्नायु ऊतक। ठीक है, तो ये ऊतक जब इसका घुमाव नहीं हो पाता है, बेसिकली घुमाव जब हो जाता है या फिर खिंचाव ज्यादा हो जाता है, तब ये प्रक्रिया आती है। ठीक है बच्चों, समझ गए ना एकदम सिंपल तरीके से क्या क्या होते हैं? पहला क्या है भैया? रगड़, दूसरा है गुमचोट, तीसरा है विदरणा, चौथा चीरा, पांचवा मोच और छठा है खिंचाव। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से पढ़ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरियस। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है एब्रेजन, ठीक है, कॉन्ट्यूशन, ओके, एंड द थर्ड इज दैट लैक्रेशन एंड इंक्यूशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ठीक है, एक स्प्रेन है, एक स्ट्रेन है। ओके,
ये हमारा 6 वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। एकदम सिंपल सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कोमल उत्तक चोटें क्या हैं, ठीक है ना। कोमल उत्तक चोटें जो वो क्या हैं, इनके कारण और बचाव के उपाय लिखिए, ठीक है। तो देखिए भाई कि कोमल जो उत्तक चोटें होती हैं, ये इसकी परिभाषा तो अभी अभी जब हमने देखी ली थी। बेसिकली कोमल उत्तक चोटें क्या है, जो त्वचा, मांसपेशी, स्नायुबंध या फिर उत्तक में जो हमारी चोटें लग जाती है उसको बोलते हैं कोमल उत्तक चोट, ठीक है ना। क्या कारण है कि ये कोमल उत्तक चोटें हमें लगती हैं और कैसे उपाय हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो कोमल उत्तक चोटों के लगने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है कि अपर्याप्त वार्म अप, यानी कि आप जब भी कोई भी खेल खेलने के लिए जाते हैं तो आप अपने शरीर को पूरी तरीके से गरमाते नहीं है, अच्छा वार्म अप नहीं करते हैं, ठीक। दूसरा है अति प्रयोग तथा टकराव, यानी कि आप जो है किसी भी चीज का अपने खेल के दौरान अति प्रयोग करने लगते हैं या फिर उसका टकराव बार बार करने लगते हैं, ठीक है। तीसरा है कई बार आप जब गिर जाते हैं या फिर आपको जब थकान हो जाती है तो भी इससे आपको कोमल उत्तक चोटें लगती है। और चौथा है ठहरा हुआ मोड़, आपका पैर वगैरह है, हाथ वगैरह जब ये मुड़ जाता है तो यहाँ पे कोमल उत्तक होते हैं, तो इससे क्या होता है, चोट हो जाती है। और यदि आपको कहीं चोट लग गई है तो आपने देखा होगा ना कि एक वो जो काले काले कलर से खून जाम हो जाता है, तो वो यही ठहराव का नतीजा होता है, ठीक। पांचवा है अनुचित उपकरण, यानी कि आप खेल कुछ और रहे हैं, ठीक है, उपकरण कुछ और रखा है, ठीक है, यानी कि खेल के लेवल का कुछ और है और उपकरण आपने कुछ और ले रखा है, तो इससे भी आपको चोट लग सकती है। छठा ये है कि नया या फिर अपेक्षाकृत क्रियाकलाप, यानी कि आप या तो कोई नया क्रियाकलाप करने जा रहे हैं या फिर ऐसा क्रियाकलाप जो आपने अभी तक किया ही नहीं है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, ओके। सातवां है तकनीक व मुद्रासन, यानी कि कई बार होता है ना कि आप जो है कुछ ऐसा तकनीक को उपयोग करते हैं या फिर किसी तरीके का कोई अन्य मुद्रा या फिर कोई ऐसा आसन करते हैं जो आपके खेल के लिए सही नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे आ जाती है, ओके। तो ये है भाई कि आप जब खेल खेलने के लिए जाते हैं या फिर कुछ भी क्रियाएं करते हैं तो उस समय कोमल उत्तक चोटें आखिर आपको कैसे लगती है, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन इसी में था कि भाई हम कोमल उत्तक जो चोटें होते हैं इनसे कैसे बच सकते हैं। तो बचने के तो बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें पहला उपाय है कि शरीर को खेल की गतिविधियों से भाग से पहले अच्छी तरह से गरमाना चाहिए, यानी कि जब आप खेल खेलने के लिए जाएं, ठीक है, तो खेल खेलने की गतिविधियों से पहले आपको अच्छी तरीके से अपने शरीर को गरमाना चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, वार्म अप कर लेना चाहिए, ओके। और उसके बाद में है स्वास्थ्य आहार लेना चाहिए, यानी कि आप खेल खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा खाना लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, वसा सब कुछ शामिल होती है, ठीक। तीसरा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण व सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आपने क्या करना है, अपने खेल के लिए जो अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण होते हैं, अच्छी सुविधाएं जो होती है उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। चौथा है खेल मैदान या क्वार्टर साफ व समतल होनी चाहिए, कि जहां पे आप खेलने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई ये खेल मैदान साफ तो है ना, यहाँ पे क्वार्टर जो साफ तो समतल तो है ना, कहीं पे मैं खेलने के लिए आऊं और गलती से मेरा पैर फिसल जाए, मेरा खेल ही बिगड़ जाएगा, पूरा मेरे सालों की मेहनत बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। फिर ये है पांचवा, खिलाड़ियों को खेलों के नियमों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जितने भी खिलाड़ी खेल खेलने के लिए आ रहे हैं उन सभी को अपने खेल के जितने भी नियम है वो अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे नहीं पता होंगे तो कैसे खेलेगा, वो तो कुछ भी गलती कर जाएगा, ठीक है। छठा है कि प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी सतर्क रहना चाहिए, ये हर एक खिलाड़ी का एक अहम पार्ट है। आप चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, चाहे प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, पढ़ाई, एग्जाम, कुछ भी, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, आंख कान खुले रखने चाहिए, ठीक है। सातवां ये है कि अति प्रशिक्षण तथा अति प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमने देखा था अगर बचाव करना है तो हमें किसी भी चीज का अति प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ना ही अति प्रयोग करना चाहिए। आठवां है कि जब आप थक गए हो या फिर आप बीमार हो या फिर आप किसी रोग से ग्रसित हो तो आपको किसी भी तरीके के खेल में भाग नहीं लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये है कि भाई कोमल उत्तक जो चोटें होती हैं इनसे आखिर कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल 8 बता दिए। आप 4 से 5 को याद कर लीजिए, ओके। समझ में आ गया भाई कि कोमल उत्तक चोटें क्या होती हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर सॉफ्ट टिश्यू इंजूरियस, राइट देयर केयर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सबसे पहले ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यूज इंजूरियस लाइक insufficient warm up, overshoes and conflict, falls and fatigue, ये होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जाता है प्रिवेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज इज एज फॉलोअर्स। तो क्या क्या है भाई इन संबंध में, आप ये जो पॉइंट आपको देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सभी को आप इजीली रीड आउट कर लेना, ओके बच्चों।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि अस्थि भंग के मुख्य कारण लिखिए। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं अस्थि भंग के मुख्य कारण, फिर आपको अस्थि भंग के जो प्रकार है ये भी बताऊंगा। बेसिकली आपके जो कारण है वो आपसे 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हालांकि कारण तो बहुत है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि 2 मार्क्स में आया है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेपर 4 में भी आ जाए, तो आप इस तरीके से याद कर लेना। देखिए, अस्थि भंग, अस्थि भंग के कई कारण है। बेसिकली आप ये पहले समझो अस्थि भंग होती क्या है। तो अस्थि भंग जो है वो हमारे अस्थि पर, यानी कि जो फ्रैक्चर होता है वो क्या होता है, ये हमारे अस्थि पर तेज प्रहार को या फिर टक्कर को दर्शाता है। यानी कि हमारी जो अस्थियां होती है, बोन्स होते हैं, उस पर जब तेज प्रहार होता है, टक्कर हो जाती है किसी से, उसको बोलते हैं। अब ये बेसिकली इसके कारण क्या है, तो पहला कारण ये है कि खेल में खिलाड़ियों में आपस में जोरदार टक्कर होने पर, या फिर खिलाड़ियों का किसी भारी उपकरण या फिर सुविधा से टकराने की वजह से हो जाता है। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा मैच वगैरह खेल रहे होते हैं, या फिर मेनली जो है खो खो में और फुटबॉल में ऐसा होता है कि खिलाड़ी आपस में जोरदार टक्कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनके अस्थि भंग हो सकते हैं। ओके, दूसरा है आघात बलपूर्वक अप्राकृतिक गतिविधियां। बेसिकली कई बार आप जो है किसी को बलपूर्वक किसी को मारते हैं तो उसका अस्थि भंग हो जाता है, यानी कि उसे फ्रैक्चर आ जाता है, उसकी हड्डी वगैरह कुछ टूट सकती है। आप देखोगे एक तरफ 100 किलो का बंदा है, एक तरफ वही 30 किलो वाला बंदा है, अब ये से मारेगा एक थप्पड़ तो ये 30 किलो बंदा वाला कहां जाएगा। तो यही बात बताई कि बलपूर्वक जो है उसके या फिर आघात करके अस्थि भंग हो सकता है। ठीक है, तीसरा ये है कि जब आप लंबी दूरी पर या फिर लंबी दूरी की अवधि वाली की दौड़ करते हैं या फिर पैदल चाल चलते हैं, तो इससे जो आपके पेट का अस्थि भंग होता है और जो पैर का अस्थि भंग होता है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक, चौथा ये है कि सख्त सतह पर अन्यास गिरना, यानी कि ऐसी सतह जो ऑलरेडी पूरी तरीके से मजबूत है, जैसे हमारा फर्श हो गया, लेंटर हो गया, जिसे बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, देसी लैंग्वेज में लेंटर या छत जिसे बोलते हैं, फर्श जिसे बोलते हैं, उस पर आप जब गिरते हैं तो भी आपको चोट लग जाती है, आपका अस्थि भंग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो बैकबोन है उसमें अस्थि भंग हो जाए। ठीक है, साथ ही पांचवा कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो बोन्स है वो फ्रैक्चर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बोन्स को अच्छा रहने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। अब एक चीज देखना कि तकरीबन 40 ईयर के बाद में ना, जितनी भी महिलाएं पुरुष होते हैं उनके अस्थि भंग होने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। क्यों भाई, क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी होने लगती है, इसलिए हो जाता है। ठीक है, तो ये अस्थि भंग के कुछ कुछ मुख्य कारण है। अब आप सभी चाहो तो इन्हें इजीली यहां से पढ़ लेना। ठीक है, समझा तो दिया ही मैंने आपको। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से पढ़ सकते हैं कि राइट द मेन केस ऑफ फ्रैक्चर्स। तो क्या क्या है भाई, वो पहले फ्रैक्चर ये होता क्या है वो समझिए, उसके बाद में जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए टोटल से 5 पॉइंट, इन पॉइंट को आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था यहाँ पे अस्थि भंग के मुख्य कारण। अब हम बात करने वाले हैं भाई कि अस्थि भंग के जो मुख्य प्रकार है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन, कि अस्थि भंग के प्रकार लिखें तथा किन्हीं 5 के बारे में संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो देखो अस्थि भंग के प्रकार को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण अस्थि भंग, दूसरा होता है मिश्रित, और तीसरा होता है जटिल। ठीक है, तो एक तो ये प्रकार हो जाता है, दूसरा प्रकार हो जाता है तनाव अस्थि भंग, कच्चे अस्थि भंग, ठीक है, बहुखंड अस्थि भंग, पचड़ी अस्थि भंग, दबाव अस्थि भंग। ठीक है, और जो हमारा अगला आ जाता है बेसिकली ये तिरछा अस्थि भंग। ठीक है, और ये छठा। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा, और जो तीसरे वाले हैं इसको मैं आपको लैंग्वेज के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं अस्थि भंग के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था भाई कि साधारण अस्थि भंग ये क्या होते हैं। बेसिकली देखो, जब किसी प्रकार के घाव के बिना अस्थि भंग हो जाता है, यानी कि जब आपको कोई घाव नहीं लगता है फिर भी आपका फ्रैक्चर हो जाता है, बॉडी में किसी भी पार्ट का फ्रैक्चर हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको बोलते हैं साधारण, यानी कि बिना किसी घाव के अस्थि भंग होना। ठीक, दूसरा है मिश्रित। बेसिकली जब आपकी टूटी हुई अस्थि त्वचा को फाड़ कर बाहर आ जाती है, यानी कि आपकी जो टूटी हुई हड्डी होती है, ठीक है ना, वो अस्थि त्वचा को फाड़ कर बाहर आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मांसपेशियों को भी हानि या नुकसान होता है। इसको बोलते हैं मिश्रित, यानी कि जिसमें अस्थि भी आ गई है और त्वचा मांसपेशियां भी आ गई, तो ये सभी शामिल हो गई। तीसरी आ जाती है जटिल। बेसिकली टूटी हुई अस्थि आंतरिक अंग या फिर अंगों को भी हानि पहुंचा देती है, यानी कि आप जब देखेंगे कि हमारे कई जो टूटी हुई अस्थि होती है ये हमारे अंदर ही अंदर हमारे अंगों को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है।
बहुत जटिल या फिर ये खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपके शरीर में कहाँ पे क्या टूटा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, जब आप ऊंची कूद करते हैं या फिर बांस कूदते हैं तो इन खिलाड़ियों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उनको ये ज्यादातर होता है। ठीक है, तो पहला साधारण, दूसरा मिश्रित और तीसरा है जटिल। ओके, अब यहाँ पे बारी आ जाती है अगले प्रकार की, जो कि हमारे एकदम सिंपल से हैं, जो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं तनाव अस्थिभंग। तो ये है हमारा नंबर 1 तनाव अस्थिभंग। ये कैसे हुआ भाई, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना एक इस तरीके का ये लाइन जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि समय के साथ बार बार तनाव के कारण अस्थियों का अंगभंग। बेसिकली आप कहते होगे कि सर जी तनाव की वजह से क्या हो सकता है, भाई तनाव की वजह से भी अस्थिभंग हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कच्चा अस्थिभंग। अब ये कच्चा अस्थिभंग क्या होता है, इस अस्थिभंग में नरम होने के कारण बचपन में हो जाता है। बेसिकली ये अस्थिभंग पता है कब होता है, जब आप बचपन में होते हैं 8 से 10 साल से, 1 से लेकर 8 से 10 साल तक के, जब आपकी हड्डियां बेसिकली विकसित हो रही होती है एकदम सूक्ष्म अवस्था में, तो उस समय ये हो जाता है जिसमें आपकी हड्डी जो है वो इस शेप से, नॉर्मल से थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। बेसिकली उसको हम बोलते हैं कच्चा अस्थिभंग। ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा है बहुखंड अस्थिभंग। तो बहुखंड कब होता है, जब हमारी हड्डी अंदर ही अंदर टूट जाती है। ठीक है ना, दूसरे से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, तब होता है ये। ठीक है, चौथा आता है भैया अनुप्रस्थ अस्थिभंग। ये होता है कि समकोण में टूटी हुई हड्डी। अनुप्रस्थ यानी कि समकोण, यानी कि हमारी जो अस्थि वो बिल्कुल इस पार्ट के बीच में से जब टूटती है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा ये है तिरछा अस्थिभंग। ये कैसा होता है, ये होता है विकर्ण में, यानी कि हमारी हड्डी जो नॉर्मल थी, ठीक है ना, ये जो हमारी हड्डी नॉर्मल थी, अब ये जो टूटी है वो कुछ इस तरीके से टूट गई है, यानी कि उसके दो पार्ट हो चुके हैं एक तरीके से। ठीक है, तो विकर्ण में टूटी हुई हड्डी। ठीक है, ये हमारा पांचवा हो गया। छठा जाता है पचड़ी अस्थिभंग। ये क्या होती है, ये हड्डियों के टूटने के पश्चात उनके सिरे एक दूसरे में धस जाते हैं। यानी कि कई बार ये होता है ना कि जैसे हमारी ये हड्डी है, ठीक है, तो इस हड्डी के जब ये दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब ये इसके दो पार्ट हो जाते हैं और ये आपस में मिलते हैं, तो कई बार एक दूसरे के आपस में टूटने की वजह से ये आपस में धस जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पचड़ी अस्थिभंग। ठीक है ना, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई ना भाई, कि कौन सा अस्थिभंग किस तरीके से होता है। ओके, तनाव अस्थिभंग तनाव की वजह से, कच्चा अस्थिभंग हड्डियों के नरम होने की वजह से, बहुखंड दूसरे से अधिक टुकड़ों की वजह से, अनुप्रस्थ समकोण में, तिरछा विकर्ण में, पचड़ी हड्डियों के टूटने के पास में जो बाद में जो सिरे होते हैं वो आपस में धस जाते हैं, इसको बोलते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आपको मैंने समझा दिया। अस्थियों के चोटे के प्रकार ये पहला है, ये दूसरा है, और बाकी के जो पॉइंट आ जाते हैं अस्थि प्रकार साधारण, मिश्रित, जटिल, एंड देन बाकी के जो आ जाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से पढ़ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स एंड राइट ब्रीफली अबाउट एनी फाइव। ठीक है, तो दी फॉलोइंग आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन इंजुरियस। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे इंजुरियस लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये पार्ट अलग हो जाता है। फिर स्ट्रेस, रेस, मल्टीपल, फेमियर, स्ट्रेस एंड ऑब्लिक, ये अलग हो जाता है। ठीक है, इस संबंध में आपको मैं ये समझा दूं। ओके, चलिए पहले आप देख लेंगे सिंपल क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड, एंड जो कॉम्प्लिकेटेड है फ्रैक्चर्स है वो क्या होता है। ओके, एंड देन जो आगे आ जाता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है, ठीक है, कर्व फ्रैक्चर क्या है, मल्टीपल फ्रैक्चर क्या है, ठीक है, ट्रांसफर फ्रैक्चर क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या है, एंड जो पिंच्ड फ्रैक्चर है, ये छठा वाला, ये क्या होता है, सिंपल सा। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि शक्ति को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक को समझाइए। अब हम बात करने वाले हैं शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो शरीर क्रिया विज्ञान के संबंध में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन कि हमारी शक्ति यानी कि हमारी जो पावर होती है, इसको निर्धारित करने वाले ऐसे कौन से क्रियात्मक कारक हैं, वो हमें यहाँ पे समझाने एक एक करके। ठीक है, तो चलिए भाई समझाएंगे तो है ही, पढ़ा तो रहे ही है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है भाई कि इसको निर्धारित करने में सबसे पहली बात आती है मांसपेशी के आकार की। यानी कि देखो कई बार बड़ी तथा विशाल जो मांसपेशियां होती हैं ये अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पुरुषों की जो मांसपेशियां होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए पुरुष जो वो महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, और साथ ही भार प्रशिक्षण की सहायता से मांसपेशी के आकार में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, समझ गए आप सभी एकदम आसान तरीके से कि भाई शक्ति को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। बेसिकली देखो जो हमारी मांसपेशी का आकार होता है, जैसे कि एक पुरुष है एक महिला, तो पुरुष और महिला में पुरुषों की मांसपेशियां ज्यादा बड़ी होती हैं। ठीक है, इसीलिए ये अधिक से अधिक ऊर्जा जो है उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको यदि जैसे महिलाएं हैं उनकी मांसपेशियां छोटी होती हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा व्यायाम कर सकती है। ठीक है, भार प्रशिक्षण के द्वारा। दूसरा है
मांसपेशी की संरचना। बेसिकली जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच फाइबर, अभी हमने देखा था ये फास्ट ट्विच फाइबर क्या है, जो कि गति के लिए काम करते हैं, ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में तो काम करते ही है, साथ ही अनुपस्थिति में यानी कि प्रेजेंट एंड एब्सेंट दोनों में काम करते हैं, ठीक है। तो मांसपेशी की संरचना क्या है कि जिन मांसपेशी में फास्ट ट्विच फाइबर जो है इनकी प्रतिशतता अधिक होगी वे अधिक शक्ति उत्पन्न करेंगे, जबकि जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं ये शीघ्र संकुचित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये लंबी अवधि तक जो है अपने कार्य को बनाए रखने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इन फाइबर्स की प्रतिशतता निर्धारण आनुवंशिक तौर पर भी हो सकते हैं, यानी कि आपके शरीर में फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होगा या फिर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा होगा, ये आनुवंशिक तौर पर भी हो सकता है, या फिर आप कई सारे जो भोजन होते हैं, फूड्स होते हैं, उनको खा के भी इसे कंप्लीट कर पाते हो, ठीक है ना। आकार हो गया और मांसपेशी वृद्धि होगी। आकार में क्या हमने समझा कि जिसका मांसपेशी का आकार बड़ा होगा वो अधिक शक्ति उत्पन्न करेगा। मांसपेशी संरचना में हमने समझा कि जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर की हमने बात की थी, ठीक। उसके बाद आ जाता है शरीर का भाग, ठीक है। तीसरा क्या है, शरीर का भाग। बेसिकली जो व्यक्ति अधिक भार वाले होंगे वे व्यक्ति हल्के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं, जैसे अधिक शरीर भार वाले भारोत्तोलक। बेसिकली देखो हम कई बार ये मानते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा मोटा है उसमें ताकत नहीं, लेकिन नहीं, जो व्यक्ति ज्यादा मोटा है उसमें भले ही मानसिक ताकत कम हो लेकिन उसमें शारीरिक ताकत बहुत होती है। जैसे मान लेते हैं कोई 100 किलो का बंदा है, ठीक है, जिसकी एज मान लेते हैं अभी अराउंड 20 ही है, और एक वो बंदा है जिसकी एज भी 20 है और उसका जो है वजन मात्र 30 किलो है, तो ऐसे में किसमें ज्यादा ताकत होगी, 100 किलो वाले में होगी ना। तो यही है कि शक्ति कैसे निर्धारित होती है, आपके भार से भी निर्धारित होती है, ठीक है। चौथा आता है तंत्रिका आवेग की प्रबलता। बेसिकली देखो जब किसी केंद्रीय स्नायु संस्थान में यानी कि CNS में से आने वाली अधिक तीव्र तंत्रिका आवेग अधिक संख्या में गयात्मक इकाइयों की उद्दीपित करता है तो मांसपेशी अधिक बल से संकुचित हो जाती है और अधिक बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये होता है तांत्रिक आवेग की प्रबलता। सिंपल सा समझ गए भाई आप सभी। पहला क्या है भाई, मांसपेशी का आकार, मांसपेशी की संरचना, और उसके बाद में आता है शरीर का भार और तांत्रिक आवेग की प्रबलता। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से पढ़ सकते हैं आप कि एक्सप्लेन द फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आता है मसल साइज, ठीक है। उसके बाद में मसल कॉम्पोजिशन, ठीक है, कॉम्पोजिशन, एंड द अनदर इज दैट की बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्लड इम्पल्स, ठीक है ना। ये सिंपल सा हो गया। देखिए यहां तक हमारे चैप्टर का अराउंड जो वो 70 से 80% भाग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, कमेंट भी करो, ठीक है। आपने एक रील्स देखी होगी ना, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, फीडबैक भेजो, ठीक है। तो वही चीज मैंने भी बोल दी एक तरीके से, ठीक है। ओके वेल, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब बारी आती है, देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि शक्ति को, ठीक है, शक्ति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक। अब हमारी बारी आती है कि हमारी शरीर की जो लचक होती है इसको निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक कौन कौन से। लचक यानी कि आप अपने शरीर को कितना ज्यादा लचक सकते हो, कितना ज्यादा उसको घुमा सकते हो, ये चीज होती है, ठीक है। तो बहुत सारे कारक हैं भाई, इसमें भी सबसे पहली आ जाती है मांसपेशीय शक्ति, ठीक है। पहली आती है मांसपेशीय शक्ति। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में शक्ति का एक न्यूनतम स्तर होना आवश्यक होता है, विशेष करके गुरुत्व या फिर बाहरी बल की वजह। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं इनमें शक्ति नहीं होती है, तो ये हमारी लचक को निर्धारित नहीं कर सकती, क्योंकि लचक को निर्धारित करने के लिए, लचक को और अच्छा बनाए रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए हमारी मांसपेशियों में जब शक्ति होगी तभी वो कर पाएगा, खास करके जब कोई बाहरी बल लगे। दूसरा है जोड़ों की बनावट। बेसिकली देखिए मानव के शरीर में कई प्रकार के जोड़े होते हैं, ठीक है। कुछ मूलभूत रूप से अन्य जोड़ की अपेक्षा अधिक प्रकार की गतियां करने में क्षमता होती है, जैसे कि हमारे जो कंधे के बाल हैं, ठीक है, सॉकेट जोड़ हैं, घुटने के जोड़, ये सभी इनकी गति की सीमा कहीं ज्यादा अधिक है। वहीं अन्य जो अभी आप देखेंगे उनकी गति की सीमा कम होती है, ठीक है। तो जोड़ों की बनावट हमारी लचक को निर्धारित करती है। तीसरा आता है बच्चों चोट। बेसिकली देखो जो संयोजक ऊतक होते हैं और तथा जो मांसपेशियां होती है, इनमें जब चोट लग जाती है तो चोट के कारण वो क्षेत्र जो प्रभावित होता है वहां पे जब सूजन आ जाती है तो इससे जो है रेशेदार ऊतक जो होते हैं वो लचीले हो जाते हैं, साथ ही अंगों के संकुचन को ये कम कर सकते हैं, जिससे कि लचीलेपन में कमी का कारण ये बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा चोट आपको नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लचक को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक में अगला है आयु में वृद्धि। इसीलिए देखिए
आयु, यानी कि जैसे जैसे आयु में वृद्धि हो जाती है वैसे वैसे लचक में कमी हो जाती है, यानी कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से घुमा नहीं पाते। ये एक प्रशिक्षणीय है, यानी कि जब तक आप प्रशिक्षण करते रहेंगे तब तक आप अपने शरीर को लचक दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। इससे प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन शक्ति तथा सहन क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए इसके, ठीक है। एंड उसके बाद में है लिंग। बेसिकली देखो, किसी भी लचक को निर्धारित करता है लिंग। कैसे भाई? क्योंकि देखो, पुरुष जो होते हैं इनकी मांसपेशियां बड़ी होती है महिलाओं की अपेक्षा, तो इनमें लचक भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में है सक्रिय और गतिहीन जीवन शैली। बेसिकली यह नियमित व्यायाम जो है वो लचक को बढ़ाती है, जबकि वे लोग जो व्यायाम नहीं करते हैं, जो निष्क्रिय व्यक्ति हैं, उनकी लचक को, जो कोमल ऊतक हैं और जो जोड़े होते हैं, ये ना सिकुड़ने तथा फैलने के कारण खो देते हैं, ठीक है। जब ये फैलेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे नहीं, जो ऊतक होते हैं कोमल ऊतक, तो फिर सिंपल सी बात है लचक निर्धारित नहीं होगी। उसके बाद है वंशक्रम। बेसिकली देखो, कई बार होता है कि लिगामेंट या फिर कैप्सूल की संरचनाओं के कारण अस्थि संरचना के जोड़ और लंबाई वंशानुगत होती है, जिससे खिंचाव वाले व्यायाम के द्वारा लचक के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीजें होती है। सिंपल सा भाई पॉइंट है, आप समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप समझ जाएंगे यहाँ पे। पहला है मांसपेशीय शक्ति, दूसरा जोड़ों की बनावट, तीसरा है चोट, फिर चौथा आ जाता है आयु, पांचवा आता है लिंग, छठा आता है सक्रिय गतिहीन जीवन शैली, सातवां आ जाता है वंशक्रम। अब 5 मार्क्स से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट अबाउट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमिन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसे दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, दूसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स, एंड तीसरा आता है इंजरी, ठीक है। चौथा जो है वो आता है एज, पांचवा आता है जेंडर, छठा आ जाता है एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ से अटैच है बेसिकली, ओके। एंड सेवंथ आ जाता है हेरिडिटी। ये चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ओके। अभी 2 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? अभी तक हमने देख लिया शक्ति, फिर देख लिया एक सेकेंड, शक्ति के बाद में अभी हमने क्या देखा था? एक सेकेंड, शक्ति के बाद में देखा था लचक, ठीक है। शक्ति के बाद में हमने देखा था लचक, ठीक है। 5 मार्क्स का ये हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो आएगा गति का 5 मार्क्स का, ठीक है। तो गति को निर्धारित करने वाले क्रियात्मक कारक कौन कौन से? बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहला कारक है भैया विस्फोटक शक्ति। सबसे पहला कारक क्या है? विस्फोटक शक्ति। आगे देखने और भी है क्या? नहीं, टोटल यहाँ पे मतलब 3 ही कारक है यहाँ पे, ठीक है, गति को निर्धारित करने वाले। सबसे पहला है भाई विस्फोटक शक्ति। बेसिकली देखो, प्रत्येक तीव्र या फिर विस्फोटक गतिविधि हेतु विस्फोटक शक्ति होना जरूरी है। मतलब नहीं समझे? देखो, विस्फोटक शक्ति का मतलब यह है कि यदि आपको अपनी गति बढ़ानी है तो इसके लिए आपकी गति जो वो तेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे किसी मुक्केबाज में विस्फोटक शक्ति की कमी होगी तो वह मुक्केबाजी में तेज पंच नहीं मार पाएगा। यानी कि देखो, जब आप मुक्केबाजी करने के लिए जाते हो, ठीक है, आपने बॉक्सिंग देखी होगी, बहुत सारे बच्चे देखते हुए, लोग भी देखते हैं, तो ऐसे में जब मुक्केबाज, उसके अंदर अगर फुर्ती नहीं होगी, वो दूसरे मुक्के को संभालने की और उससे वापस से वार करने के लिए उसमें शक्ति नहीं होगी, तो वो कैसे लड़ेगा? तो वही दर्शाता है कि दोनों में जो विस्फोटक शक्ति वो ज्यादा है, ताकि अपने ऊपर आने वाले प्रहार को रोक कर दूसरा प्रहार करना, ठीक। दूसरा है मांसपेशीय गठन। बेसिकली जिन मांसपेशियों में फास्ट ट्विच रेशे अधिक होते हैं वे रेशे अधिक गति कर सकते हैं, ठीक है। मांसपेशी का गठन आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है और प्रशिक्षण के द्वारा हम केवल इसमें सुधार कर सकते हैं। तीसरा है मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, इसमें लोच की योग्यता से मांसपेशियां जो होती हैं वो अधिक सीमा तक गति कर पाती है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में जब लचक होगी, लोच होगी, तो वो अधिक तेजी से गति कर पाएंगी, जिससे कोई यदि विरोध सामने आ रहा है, कोई प्रतिरोध आ रहा है, तो उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जो मांसपेशियां जल्दी होती हैं वे जल्दी संकुचित हो जाती हैं, यानी कि वे मांसपेशियां जो जल्दी से गति करती हैं, ठीक है ना, वे जल्दी संकुचित भी हो जाती है। ये चीज यहाँ पे, ओके। तो पहला हो गया विस्फोटक शक्ति, दूसरा मांसपेशीय शक्ति, तीसरा मांसपेशी की लोच और आराम की योग्यता। चौथा पॉइंट जो है वो हमारा ये आ जाता है स्नायु संस्थान की गतिशीलता। बेसिकली देखो, स्नायु संस्थान की मोटर इंद्रिय स्नायु शरीर के अंगों की गतिशीलता को निर्धारित करती है। कई बार जब हम प्रशिक्षण करते हैं, यानी कि अगर इसे सुधारना है, तो प्रशिक्षण के द्वारा हम एक सीमा तक इसकी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गति का निर्धारण काफी सीमा तक आनुवांशिकता पर निर्भर होता है, ठीक है।
उसके बाद में पांचवा जाता है जैव रासायनिक भंडार तथा उपापचय योग्यता, बेसिकली उपापचय योग्यता, ठीक है ना। तो कई बार देखो तीव्र गति व्यायाम में मांसपेशियों से अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह हमें मांसपेशियों में फास्फोरस एटीपी तथा क्रिएटिन फास्फोरस सीपी की मात्रा से मिलती है। प्रशिक्षण द्वारा एटीपी सीपी की मात्रा तथा ऊर्जा की दर में आवश्यकता के अनुसार वृद्धि भी की जा सकती है। ये पॉइंट्स है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा आपको, लेकिन आप पॉइंट याद रखेंगे और अंदर के मटेरियल को खुद भी लिख सकते तो आसानी से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे यहां से देख सकते हैं कि राइट या फिर व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्पीड डिस्कस, तो एक्सप्लोसिव पावर, मसल कॉम्पोजिशन एंड रिलैक्स। वेल यहाँ पे 2 पॉइंट जो थे बच्चों वो मैं ऐड करना भूल गया, ठीक है। बाकी उन 2 पॉइंट को आप यहाँ से हिंदी में देख लेना, ठीक है। ये वाले पॉइंट थे। ओके, सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा इस चैप्टर का, जो मैंने आपको बताया था कि आगे चल के 5 नंबर में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कार्डियो श्वसन स्थान पर व्यायामों से होने वाले प्रभावों को विस्तारपूर्वक समझाइए। देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूं, बस अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा अलग तरीके से समझा देता हूं। देखिए जैसा कि हमने पहले बताया था हृदय गति का बढ़ना, बेसिकली देखो जब हम व्यायाम करते हैं तो जिस तरीके का हम व्यायाम करेंगे उस व्यायाम के अनुसार ही हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा है सहन क्षमता में वृद्धि। जब हम लंबे समय तक या फिर लंबी अवधि तक व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की मसल्स की मांसपेशियों की जो सहन क्षमता होती है, कार्डियो श्वसन स्थान की क्षमता होती है, वो वृद्धि हो जाती है और हम किसी भी कार्य को बिना थके लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। इसलिए कई बार क्या होता है कि जब हम व्यायाम की तीव्रता या फिर व्यायाम जो है वो और ज्यादा करते चले जाते हैं तो इससे क्या होता है हमारी प्रत्येक धड़कन पर हृदय के वायु निलय से निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, ठीक। चौथा है रक्त का आयतन। बेसिकली देखो जब व्यायाम की तीव्रता या फिर अवधि के अनुरूप ही हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त के आयतन में वृद्धि होती है, यानी कि हम जैसा व्यायाम करते हैं उसी व्यायाम के अनुसार हमारे बॉडी का जो रक्त आयतन होता है, ठीक है, वो यहाँ पे बनता है और आगे जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में अगला आ जाता है कि रक्तचाप में वृद्धि, ठीक है। अब रक्तचाप में वृद्धि कैसी होती है? बेसिकली देखो जब हम व्यायाम करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त होता है जमा हुआ उसे चलने में वृद्धि करता है, यानी कि जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेशन में वृद्धि करता है, साथ ही रक्त की आपूर्ति के कारण रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है प्राणधार वायु की क्षमता में वृद्धि। देखो व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसमें ऑक्सीजन जो है वो तकरीबन 3500 सीसी से बढ़कर 5500 सीसी तक बढ़ जाती है, जो कि उसके अंदर प्राणधार वायु बहुत ज्यादा हो जाती है, जो अच्छी बात है। सक्रिय वायु कोशिकाएं, बेसिकली हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं जो वायु कोशिकाएं जो ऑलरेडी असक्रिय हो चुकी है तो उनको सक्रिय बना देता है। मिनट आयतन घटना, बेसिकली 1 मिनट में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है क्योंकि वायु कोशिकाओं में गैसों के आदान प्रदान में सुधार आ जाता है, जिससे हमें कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही दूसरे श्वास की स्थिति से छुटकारा, यानी कि नियमित व्यायाम करने वाले जो व्यक्ति है उसे दूसरे श्वास की समाप्ति मतलब दूसरे श्वास के तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायामों के लाभ। सिंपल सा देखिए पहले समझा रखा था इसलिए मैंने आपको सिंपल सा इजी में आगे समझा दिया। जो बच्चे अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहां से पढ़ लेंगे आप कि एक्सप्लेन इन डिटेल द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इंक्रीज इन हार्ट रेट, एंडोरेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। एंड उसके बाद में ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ प्राणधार वायु, एक्टिव एयर सेल्स, मिनट वॉल्यूम एंड फॉर्म सेकंड ब्रीथ पोजीशन रिलीफ, ये सारी चीजें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ओके ओके वेल कांग्रेचुलेशन गाइस, यानी फ्रेंड्स यानी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 शारीरिक क्रिया एवं विज्ञान, ये कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और एकदम बढ़िया तरीके से। और जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छी तरीके से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए वैसे तो मेरी कोशिश यही थी कि जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट वगैरह कोई क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके भाई वीडियो को उतना लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देके जरूर जाएंगे कि यस सर आपने जो समझा वो समझ में आया है
या नहीं आया, ठीक है, आया है तो भी बताइए, नहीं आया तो भी बताइए, ठीक है। वैसे कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं आपको कुछ भी छोड़ने ना दूं, यानी कि अच्छे से समझो, ठीक है। और यदि आप चैनल में पहली बार आ गए हैं तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम से अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।